डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने साइकोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है साइकोलॉजी या साइंटिफिक डिसिप्लिन, इसमें कई सारे टॉपिक्स हमने देखे। अब जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी। 4 मेथड जो है वो साइकोलॉजी के बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड कहलाते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, तीसरा है सर्वे मेथड और चौथा है केस स्टडी मेथड। हम देखते हैं ये सारे मेथड जो है वो क्या होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जब आप किसी को ध्यान से देखते हो और उस पर फोकस करते हो, उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एक होता है सिर्फ देखना, इसमें आप उतना फोकस नहीं करते, लेकिन ऑब्जर्वेशन में आप फुल कॉन्सेंट्रेट, फुल फोकस करते हो और एक्शंस को नोटिस करते हो। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम सब कुछ ऑब्जर्व नहीं करते। इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि हम सेलेक्टिव बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। पूरा वक्त हम किसी को फुल कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर सकते। अगर पूरा टाइम हम फोकस करने का ट्राई करेंगे तो फोकस खुद ब खुद आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम जब भी ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करते हैं तो हम एक सेलेक्टिव बिहेवियर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें देखना है कि किसी का रिएक्शन कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, तो हम वो रिएक्शन को उसी वक्त ऑब्जर्व करेंगे जब वो सिचुएशन स्टार्ट होगी। हमें किसी का बिहेवियर गुस्से में देखना है, तो जब तक वो गुस्से में नहीं आता हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड को रिकॉर्ड किया जाता है, हम उसके नोट्स बना लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो हम बोल रहे हैं उसे रिकॉर्ड करना है, वरना हम खुद ब खुद भूल जाएंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड को डिटेल में याद रखने के लिए रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। रिकॉर्ड करने के बाद जो डेटा है हम उसको एनालाइज करते हैं। जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं और उसका सेलेक्टिव बिहेवियर रिकॉर्ड करते हैं तो हमें उसका एनालाइज करना होता है। उसके लिए कुछ स्टैटिकल मेथड होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में हम सेलेक्टिव बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं और साथ साथ एनालाइज भी करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में 2 कंडीशंस होती हैं, एक है नेचुरलिस्टिक कंडीशन और दूसरी है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कंडीशन। अब नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड में हम डिस्टर्ब नहीं करते, जिसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते। कभी कभी हम साइलेंटली भी ऑब्जर्व करते हैं, बिना इन्फॉर्म किए भी हम कभी कभार सामने वाले को ऑब्जर्व कर जाते हैं। हम नेचुरल सेटिंग्स में जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उसे नेचुरलिस्टिक कंडीशन कहते हैं। आप इसमें वेट करते हो कि जब आपका सेलेक्टिव बिहेवियर आएगा तो हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि स्कूल में जो है, अगर टीचर जो है वो क्लासरूम में आता है तो स्टूडेंट का बिहेवियर डिफरेंट होता है। अब आपको ये देखना है कि जब टीचर प्रेजेंट नहीं होता है तो उस वक्त जो है स्टूडेंट का नेचुरल बिहेवियर क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम सीसीटीवी कैमरे की हेल्प लेते हैं और जब टीचर क्लासरूम में अवेलेबल नहीं होता तो हम सीसीटीवी कैमरे की मदद से स्टूडेंट्स के नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें जो है कोई भी चीज़ हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होती। हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन करते वक्त हमारी लाइट चली जाए, हो सकता है ऑब्जर्वेशन करते वक्त कहीं कोई कैमरे में ख़राबी आ जाए। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्वेशन करते वक्त हमारे हाथ में नहीं होती। ऑफिस का भी एक बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे एग्जांपल हमको देखना है कि किसी का कॉलेज में बिहेवियर कैसा है, तो हमको उसके कॉलेज जाना पड़ेगा और उसको वहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्राउड कितना होगा, क्या होगा, कैसा होगा, सामने वाला पर्सन अवेलेबल होगा नहीं होगा, बारिश हो सकती है नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो नेचुरल सेटिंग्स में जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब
कंट्रोल ऑब्जर्वेशन क्या होता है? कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में जो है यहाँ पर जो है हम चीज़ों पर कंट्रोल रखते हैं, फिर उस कंट्रोल का रिजल्ट पर क्या इम्पैक्ट आता है या रिजल्ट हमारा कैसा बेटर हो सकता है, हम वो देखते हैं। हम कंट्रोल कंडीशन में सामने वाले का बिहेवियर बाहर ला सकते हैं जो हमें स्टडी करना है। हम इसमें वेट नहीं करते कि बिहेवियर जब नेचुरल आएगा या जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी तो ही रिकॉर्ड करेंगे। हम खुद चीज़ों पर कंट्रोल रख कर जल्दी रिजल्ट निकालते हैं। इसमें हम पहले से ही रिकॉर्ड करते हैं, हमें मालूम होता है कि कंट्रोल का क्या रिएक्शन आएगा। इसमें एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। 1960s में बेब ब्लैट ने और जॉन डार्ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत फेमस है। इन दोनों ने कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बिहेवियर को समझने के लिए अपनी लैब में बुलाया था। स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि कुछ इंटरव्यू लेना है। मेन पर्पस नहीं बताया था कि उन पर एक्सपेरिमेंट होगा। सारे स्टूडेंट को पहले जो है उन लोगों ने क्या किया, वेटिंग रूम में बिठा दिया और वेटिंग रूम में बिठाने के बाद दूसरे कमरे में उनको कहा गया कि आप लोग दूसरे कमरे में जाओगे और वहाँ पर आपको एक पेपर दिया जाएगा। उस पेपर पर जो है कुछ क्वेश्चनर लिखे होंगे और उन सारे क्वेश्चंस का आपको जो है वो आंसर करना होगा। तो जहाँ पर उनको बिठाया गया था वहाँ पर जो है 3 कमरे थे। वहाँ पर जो है 3 कमरे थे जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। अब पहले कमरे में जो है अकेले अकेले स्टूडेंट को भेजा जाता था, उसको वहाँ पर एक पेपर दिया जाता था और वो अकेले बैठकर जो है पेपर को जो फिलअप करता था। दूसरे कमरे में जो है 3 स्टूडेंट्स जाते थे और वो बैठते थे, अपना 3 चेयर्स वहाँ पर थी, तो वो बैठ करके जो है पेपर को सॉल्व करते थे। अब जो तीसरा कमरा था उसमें 1 स्टूडेंट था और 2 कॉन्फिडरेट थे। कॉन्फिडरेट कहते हैं जो लोग एक्सपेरिमेंट में हमारे साथ शामिल होते हैं या हमारी ही टीम के कुछ मेंबर्स होते हैं, तो उन्हें कॉन्फिडरेट कहा जाता है। यानी पहले कमरे में जो स्टूडेंट्स को भेजा जा रहा था वो अकेले स्टूडेंट्स जा रहे थे, दूसरे कमरे में 3 स्टूडेंट्स को भेजा जा रहा था और तीसरे कमरे में 1 ही स्टूडेंट को भेजा जा रहा था। और पहले से जो 2 वहाँ पर स्टूडेंट थे वो कॉन्फिडरेट थे और वो हमारे साथ थे और उनको पता था कि हमको जो है उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जिनको हम पहले से कुछ समझा कर बिठाते हैं उन्हें कॉन्फिडरेट कहते हैं। इनको बोला गया था कि कुछ भी हो लैब में आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि रिएक्शन दूसरे स्टूडेंट्स का स्टडी करना था। ग्रुप का क्या असर होता है हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब पहले कमरे में जो स्टूडेंट गया था वहाँ पर क्या होता था, जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करता था पेपर्स पे, तो वहाँ पर जो है धीरे धीरे स्मोक को जो है छोड़ा जाता था। अब स्मोक छोड़ने की वजह से क्या होता था, वो फ़ौरन जो है अकेला होने की वजह से वो ज़्यादा घबरा जाता था और उसके बाद में उसका रिस्पांस जो है फ़ौरन जा कर के वो रिपोर्ट कर देता था। अब जहाँ पर 3 स्टूडेंट थे वो आपस में पहले जब स्मोक आता था कमरे के अंदर तो लोग आपस में बातचीत करते थे, धुआं वगैरह देखते थे और फिर जा कर के वो भी रिपोर्ट करते थे। अब जो 2 कॉन्फिडरेट थे और 1 स्टूडेंट था, अब 2 लोगों को तो स्ट्रिक्टली बोला गया था कि आपको बिहेव नहीं करना है, क्योंकि बिहेवियर किसका स्टडी करना है, जो नेचुरल स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं। तो जब तीसरे कमरे में भी स्मोक को जो है छोड़ा जाता था और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता था, तो यहाँ पर जो है वो 2 कॉन्फिडरेट जो थे वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो एक अकेला स्टूडेंट था वो भी सोचता था ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 लोग तो बराबर है, मैं भी वैसे ही रहूँगा, मैं भी कोई रिएक्ट नहीं करूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी रिपोर्ट जब ज़्यादा स्मोक हो जाता था तो लोग रिपोर्ट करते थे। यानी कहने का मतलब ये है, पहले कमरे में जिसको अकेला भेजा गया उसने बहुत जल्दी से जा कर के रिपोर्ट कर दी। दूसरे कमरे में 3 स्टूडेंट थे, उन लोगों ने जो है जा कर के रिपोर्ट किया। और तीसरे कमरे में 2 कॉन्फिडरेट थे, वो 2 रिएक्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा देर में जा कर के जो है स्टूडेंट्स रिपोर्ट करते थे। तो पहले कमरे में 75% जो है लोगों ने जा कर के जल्दी से रिपोर्ट कर दिया, दूसरे कमरे में 38% लोगों ने जा कर के जल्दी से रिपोर्ट कर दिया, तीसरे कमरे में सिर्फ 10% लोगों ने जा कर के रिपोर्ट किया,
क्यों? क्योंकि जो है वो ये ऐसा था कि मेरे आजू बाजू वाले लोग रिएक्ट नहीं कर रहे तो मैं रिएक्ट क्यों करूं। तो इसमें जो है जो कंट्रोल रखा गया था वो किन चीज़ों पर रखा गया था कंट्रोल? जो धुआं रूम के अंदर एंटर हो रहा था उस पर कंट्रोल रखा गया था। उसके बाद टेम्परेचर पर कंट्रोल था, रूम का साइज़ कितना होगा, और जो स्मोक अंदर आ रहा था, इन सारी चीज़ों पर जो है वो कंट्रोल रखा गया था। अब इसी के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के। एक साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। जो ऑब्ज़र्व कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको रिकॉर्ड करने में, एनालाइज करने में, हर एक चीज़ को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। जब भी हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें वेट करना पड़ता है कि जब बिहेवियर नज़र आएगा तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा, ये सब्जेक्टिव है, ये बहुत सब्जेक्टिव और बायस होता है, यानी जो ऑब्ज़र्व कर रहा है उसमें ऑब्ज़र्व करने वाला कई बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू यानी अपने ओपिनियन भी डाल देता है, क्योंकि यहाँ वो खुद अपने पर्सपेक्टिव से ऑब्ज़र्व करता है। इन डिसएडवांटेज की वजह से एक और मेथड लाया गया है जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट होता है। कहने का मतलब है हम जानबूझकर कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि हमें जो ऑब्जर्व करना है उसका रिजल्ट जल्दी आए। इसमें हमारी दी गई सिचुएशन के हिसाब से सब्जेक्ट रिएक्शन देता है। जिस पर भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैंने पहले भी ये बताया था कि जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रोल सेटिंग्स होती है। जैसे हमने बी ब्लैटने और जॉन डार्ली का जो एक्सपेरिमेंट देखा उसमें हमने देखा कि उन लोगों ने किन चीज़ों को कंट्रोल किया था। तो हमने देखा उन लोगों ने उस स्मोक को कंट्रोल किया था जो रूम में एंटर हो रहा था, टेम्परेचर पर उन लोगों ने कंट्रोल किया था। कंट्रोल सेटिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि हम चीज़ों पर कंट्रोल रखते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे रिजल्ट पर पॉजिटिव आए। अब वेरिएबल्स किसे कहते हैं? वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं जो चेंज होती रहती हैं और हम उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट, तीसरा होता है नेचुरल एक्सपेरिमेंट, चौथा होता है कॉजी एक्सपेरिमेंट। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हम जानते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जो लैब में किए जाते हैं उन्हें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है हम वो सोसाइटी में करते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जहाँ पर हम विज़िट करते हैं और सोशल बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल एक्सपेरिमेंट यानी नेचुरल कंडीशंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमारे कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती और हम उसको नेचुरल कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं। कॉजी एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, तो हम वहाँ पर फील्ड विजिट करते हैं और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब देखते हैं वेरिएबल्स दैट कैन चेंज एंड मेजर्ड। ये क्या होता है? मैंने जैसे पहले अभी बताया कि वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं जो चेंज होती रहती है और हम उसको मेजर करते हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स की वेरिएबल है। इसमें पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ ये मान कर चलिए कि इसमें लोग या चीज़ों की बात हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें लोग या चीज़ों की बात हो रही है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं।
इन चेंजेस या मैनिपुलेशन की वजह से हम उसका असर किसी दूसरी चीज़ पर देखते हैं। बेसिकली इसे सेटिंग्स कहते हैं, जिसकी वजह से हमें उसका असर देखने मिले। ये अपनी मर्जी से बिहेव करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो लोग या चीज़ें होती हैं जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट पड़ता है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड रहते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपनी मर्जी से चेंज होते हैं और इनके चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पर भी इफेक्ट आता है। थर्ड जो वेरिएबल है उसे कहते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल। एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या होते हैं? एक्सट्रानियस वेरिएबल वो होते हैं जिस पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, वरना इसका असर भी डिपेंडेंट वेरिएबल पर हो सकता है। इसको हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ें दी गई हैं। अगर A बदलेगा तो भी B पर असर आएगा और C बदलेगा तो भी B पर असर होगा, लेकिन हमें A का असर B पर देखना है, C का असर B पर नहीं देखना है। तो हम क्या करेंगे? हम C को कंट्रोल कर लेंगे। तो अब क्या होगा? A बदलेगा तो B पर असर आएगा, C से हमें कोई मतलब ही नहीं है। इसको और अच्छे से समझने के लिए जो है हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हमने ऑब्जर्वेशन मेथड में देखा, वहाँ पर क्या देखा था हमने कि कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो है जॉन डार्ले और बिब लैटने ने बुलाया था, उन पर उनके बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे और उसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा था। एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहे थे, जैसे रूम टेम्परेचर, स्मोक का जो भी अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा। अब उसमें 2 स्टूडेंट भी साथ में थे जिनको कॉन्फिडेंट थे। मैंने इससे पहले सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता चुकी हैं। तो अब इसमें क्या था, जो कॉन्फिडेंट थे वो इंडिपेंडेंट थे, यानी अगर वो ज़रा सा भी इधर उधर मूव करते या कुछ भी चीज़ें होती तो उससे क्या होता, स्टूडेंट्स पर इम्पैक्ट आता। जो न्यू स्टूडेंट आया था, जो कॉन्फिडेंट रूम था, 2 लोग जो ऑलरेडी बैठे हुए थे, जो हमारे साथ एक्सपेरिमेंट में शामिल थे, अगर वो ज़रा सा भी बिहेव करते तो उससे क्या हो सकता था, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था? वो जो एक न्यू स्टूडेंट आया था। इन दोनों के रिएक्ट करने की वजह से उसको शक हो जाता कि उसको स्टडी किया जा रहा है या ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो अलर्ट होता, इससे हमारा रिजल्ट ख़राब हो सकता था। तो कॉन्फिडेंट यहाँ पर क्या हुए, कॉन्फिडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, A हो गया। अब हमको इसका रिजल्ट किस पर देखना है? B पर देखना है। तो B कौन हो गया? स्टूडेंट हो गया। कॉन्फिडेंट की वजह से स्टूडेंट्स का क्या रिएक्ट हुआ? तो स्टूडेंट मतलब देखा कि स्मोक अंदर आ रहा है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी नहीं घबरा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंट जो हुआ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पर एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या थे? जो कांस्टेंट थे और जिनको कंट्रोल किया जा रहा था ताकि एक्सपेरिमेंट ख़राब ना हो। वो रूम टेम्परेचर था, उसके बाद में रूम का साइज़ था और अमाउंट ऑफ स्मोक था। तो इस एग्जाम्पल से जो है हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड।